और आज की पॉडकास्ट में हम वो चीज़ सामने लेके आ रहे हैं कि जिससे हर फर्द, हर शख्स इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो है आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ। जितनी तेज़ी से दुनिया का मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, हर शख्स परेशान है कि मुस्तकबिल में क्या होगा और वो इसके तदारुक के लिए क्या कर सकता है। जितनी तेज़ी ये तब्दीलियाँ अब आ रही हैं, क्या पहले भी इस तरह से आती रही हैं, या मुस्तकबिल में अगर इसी तरह से तब्दीलियाँ आती रहीं तो इस ज़मीन का, हमारे इस घर का मुस्तकबिल क्या होगा। हम इन्हीं सोचे विचार में थे तो पता चला कि मारूफ स्कॉलर साहबजादा महमूदुल हसन शाह साहब, जो कि एमफिल के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है। तो मैंने उनके रिसर्च सेमिनार में शमूलियत अख्तियार की, और आप स्क्रीन पे जिस तरह के देख रहे हैं उसमें उन्होंने बड़े अच्छे और आला अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो ज़्यादातर एमफिल रिसर्च स्कॉलर और पीएचडी डॉक्टर्स थे। आपका उन्वान ये था कि मकासदे शरिया के तनाजुर में आलमी मौसमियाती तब्दीलियों का तनकीदी जायज़ा। इट वॉज बेसिकली अ क्रिटिकल स्टडी ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन द लाइट ऑफ शरियाज ऑब्जेक्टिव। बड़ा खूबसूरत सेमिनार, और उसमें इन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया कि वो जो पीएचडी और एमफिल स्कॉलर्स के लिए बात की गई थी उसको आम पब्लिक तक आसान पैराए में किस तरह पहुंचाया जाए। हमारी खुशकिस्मती है कि शाह साहब रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले काइंडली जो टॉपिक जब मैंने आपका देखा तो मैं हैरान हुआ कि किस तरह शरियाज ऑब्जेक्टिव को क्लाइमेट चेंज से आपने रिलेट किया है। काइंडली जो आपका टॉपिक है इसको आम लोग किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। आने वाले रिसर्च स्कॉलर अगर इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, और मैं भी बहुत मशकूर हूँ मोहतरम मकाम अल्लामा मोहम्मद नवाज़ खालिद साहिब का। और इससे पहले कि जो आपने क्वेश्चन किया है उसको एड्रेस करूं, एक इस्लाह करना चाहूँगा कि आपने एमफिल स्कॉलर कहा, ये पीएचडी स्कॉलर यानी पीएचडी का सेमिनार था। जहाँ तक टॉपिक की बात है वो टॉपिक है अ क्रिटिकल स्टडी ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन द लाइट ऑफ शरियाज ऑब्जेक्टिव्स। मकासदे शरिया के तनाजुर में आलमी मौसमियाती तब्दीलियों का तनकीदी मुताला। जी, इसके अंदर हमारी ज़िंदगी का हर जुज़ जो है, हर पहलू वो मुतासर हो रहा है। जो अल्लाह ताला का दीन है, उसकी शरीयत है, वो हकीकत में उसका एक मकसद है और वो फ़ायदे को पहुंचाना है, नुकसान से बचना है। हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात इससे गिर्द घूमते हैं। अल्लाह का जो हुक्म है, उसके रसूल का जो हुक्म है, उसके पीछे अगर आप देखें तो एक ही मकसद नज़र आता है, फ़ायदे को हासिल करना, नुकसान से बचना। और यही असल में मकासद शरीयत है। हज हो, रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, निकाह व तलाक़ के मसाइल हों, बै शरा के मसाइल हों, दीन का पूरा कंटेंट कुरान और सुन्नत में जो मौजूद है, अगर उसके पीछे मकसदियत को तलाश किया जाए तो एक आपको बड़ा लफ्ज़ मिलेगा, जल्ब मनफ़त और दफ़े मुदर्रत। फ़ायदे को हासिल करना, नुकसान से बचना, अटेनमेंट ऑफ बेनिफिट्स, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्म्स। अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इसका एक सादा पस मंज़र ये है कि दुनिया का मौसम तब्दील हो गया है। अब मौसमों की तब्दीली के नतीजे में हमारी ज़िंदगी का एक एक पहलू मुतासर हो रहा है। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे पहुंचाने के लिए थीं वो अब नुकसान का सबब बनती जा रही हैं। शरीयत के जो अहकाम थे, जिनका मकसद फ़ायदा हासिल करना था, वो मकसद कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर शरीयत का एक बहुत बड़ा मकसद है हिफाजत दीन, हिफाजत जान। अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर हिफाजत जान भी कंप्रोमाइज़ हो रही है और हिफाजत दीन भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये टॉपिक है और ये बहुत वसी है, चूँकि जो दीन के मकासद हैं वो हर मौजू को एड्रेस करते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे को एड्रेस करते हैं। कि दुनिया में जितनी मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये क्यों आ रही हैं, और क्या ये सिर्फ इंसान के फ़ैसलों की वजह से आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कुदरती तौर पे आ रही हैं। तो ज़रा काइंडली हमारे नाज़रीन के लिए ये एक्सप्लेन कर दें कि इसमें आर्टिफिशियल कितनी है और नेचुरल कितनी है, और ज़रा उनको काइंडली रिलेट कर दीजिए। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसमें जो बुनियादी तारीफ़ बयान की जाती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की या आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की,
मिसाल के तौर पर FCCC बयान करती है, IPCC बयान करती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UN के ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर उन दोनों को शामिल किए। यानी क्लाइमेट चेंज का मतलब ही यही है कि मौसमों का बदलना या तो इंसानी सरगर्मियों की वजह से, जो इंसानी हरकत हैं उनकी वजह से, या फिर वो नेचुरल वेरिएबिलिटी जो होती है, कुदरती तौर पर जो तब्दीलियाँ मौसमों में आती हैं उसके नतीजे में। क्योंकि उन्होंने एक तारीफ़ की है और तारीफ़ को ज़ाहिर है जब आप कोई भी किसी चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं तो वो जामे होनी चाहिए, तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को शामिल की है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया के अंदर मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये भी फैक्ट है कि ये नेचुरल वेरिएबिलिटी नहीं है, ये मैन काइंड एक्टिविटी है, ये इंसानों के करतूत हैं, इंसानों की हरकत हैं, इंसानों की सरगर्मियां हैं, जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी कहते हैं, मैन मेड एक्टिविटी। ये साबित हो चुका है, 99% दुनिया के जितने भी साइंसदान हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये मैन मेड एक्टिविटी है, जिसके नतीजे के अंदर ये तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। आपने सब्ज़ादा साहब जो फरमाया है, मैं से थोड़ा हो सकता है इख्तलाफ करूं जी। ये इंसान की क्या हैसियत है कि कुदरत के बनाए हुए इतने बड़े निज़ाम को वो छोटा सा इंसान डिस्टर्ब कर दे? इज़ इट पॉसिबल? अगर जैसे वो किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ़, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। इसमें कोई शक नहीं। तो ये ज़रा बताएं ना, बात कुछ हज़म नहीं हो रही है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखें मैसिव स्केल के ऊपर जितनी बड़ी कायनात है और उसमें जो हमारा मकाम है, उस लिहाज से तो इंसान ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया मौसमों को तब्दील करने के हवाले से जी। लेकिन जो जिस जगह वो मौजूद है, कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद है, उसमें कोई दो राय नहीं कि इंसान ने तब्दील कर दिए। आप ये देखें कि तब्दीली की बहुत बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं कि 4000 साल की तारीख़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हम देखते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम हैं, फिर ऊपर जाके आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो आप देखें कि इंसानों के अंदर इस दर्जे की तब्दीलियाँ कभी भी नहीं आईं। इनकलाबात आए हैं, इंसान जो है वो उसने लोहे का इस्तेमाल करना सीखा, पत्थर का दौर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोहे का इस्तेमाल, ज़राअत का, उसने खेती बाड़ी करना, ये इनकलाबात आते रहे हैं। लेकिन वो इनकलाब जिसने यकसर इंसान को बिल्कुल ही बदल दिया और ज़मीन को बदल के रख दिया, वो सनती इनकलाब है, वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, उसको मैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का नाम देता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जी। ये 19वीं सदी के आखिर में यूके के अंदर ही शुरू हुआ था। उसके नतीजे के अंदर ये दुनिया बिल्कुल बदल गई है। आप देखें इंसानों की आबादी पहले कितनी थी, मैं आपको बताऊं 19वीं सदी में 1 अरब से भी ज़्यादा इंसान नहीं थे जी। और अब इस वक्त 8 अरब को क्रॉस कर चुके हैं जी। और 2050 तक 10 अरब से भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से आबादी, यानी आप ये देखें 4000-5000 साल में इंसान हज़ारों लाखों करोड़ों के अंदर रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है तारीख़ आलम में कि 2 सदियों के अंदर इंसान जो है वो बड़ी बड़ी मोर दैन डबल क्या, यानी 10% इजाफा हो गया जी, 1000%। इस लिहाज से देखें कि किस तरीके से आबादी, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना वो किस वजह से है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस वजह से है। मैंने ये नतीजा, जो मेरी रिसर्च का क्रक्स है, वो ये है कि इंसान जो है उसने जो ये बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लेकर आया दुनिया के अंदर, पॉपुलेशन में तब्दीली है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं, सेकुलरिज्म है, इनलाइटनमेंट है, इसके पीछे वो बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ जो मेरी रिसर्च के मुताबिक सामने आई है वो ये है, रीज़न लेड इनलाइटनमेंट। इंसान ने अपनी अक़ल को खुदा बनाया। इससे पहले आप देखें मुसलमान, उनका भी दौर गुजरा है, जिस तरह अब मगरबी तहज़ीब का दौर चल रहा है इस वक्त जहाँ हम बात कर रहे हैं, इससे पहले मुसलमानों का भी दौर आया है, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, दिमाग मुंतशिर होते थे, तजस्सुस की दुनियाओं में जाते थे, लेकिन खुदा की रस्सी को पकड़ के इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब उस तजस्सुस की दुनिया को दरियाफ्त किया, हमारे इल्म को आगे नरिश करके, तो खुदा को छोड़ कर किए। और जब आप खुदा को छोड़ते हैं, खुदा को छोड़ने से मुराद ये है कि हमारी अकल ही सब कुछ है, अकल ने फ़ैसले करने हैं। इस दुनिया के अंदर खुदा तो अवलन है नहीं, अगर है भी सही तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं, ना उसको हमारे मामला से सरोकार है। हमने अपनी अकल से दुनिया के अंदर बेहतरी लेकर आनी है, अपने फ़ैसले खुद करने, हमें वही की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। मुसलमानों ने वही को थामे रखा था, इन्होंने वही को छोड़ा, जिसके नतीजे के अंदर ये दुनिया तब्दील हुई है। क्योंकि वही की रहनुमाई कहती है कि आप फ़ायदा हासिल करें, नुकसान से बचें। वही की रहनुमाई के अंदर आप तवाज़ुन में रहते हैं। वो तवाज़ुन उस वक्त बिगड़ता है जब आप अक्ल को खुदा बनाते हैं और आप देखेंगे दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ गया और मौसम बदल गए। मौसमों का तब्दील होना तो हमेशा से रहा है, ऐसे ही हमेशा से रहा है मौसमों का तब्दील होना, लेकिन आजकल जो इतनी तेज़ी से बदल रहा है, व्हाट इज़ योर प्रिडिक्शन कि आने वाले कुछ सालों में अगर ये इसी तरह से, इसी इर्तिकाई प्रोसेस से चेंज होता रहा, तो आने वाले चंद सालों में आप मौसमों की तब्दीली को किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, इससे पहले ये बयान करना बड़ा ज़रूरी है कि मौसम हमारे यहाँ एक ही लफ्ज़ है जी, और असल में इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश ज़ुबान में, एक क्लाइमेट है और एक वेदर है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी जी। वेदर जो है वो बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वेदर होता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त यहाँ हम जामिया फ़रीदिया में बैठे हैं तो यहाँ सर्दी है। जी जी। और जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होंगे वहाँ गर्मी है। दिसंबर गुजरेगा, जून जुलाई का महीना आएगा, यहाँ गर्मी आ जाएगी, वहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी आ जाएगी। और गर्मी सर्दी आती है, बहार ख़ज़ां आती है, बारिश होती है, तूफ़ान होता है, ये बादो बारां, याला बारी, बर्फ़बारी, ये सारे लफ्ज़, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वेदर का। हमारे यहाँ चूँकि उर्दू का दामन उस दर्जे में वसी नहीं है, हम मौसम ही कह देते हैं। जी जी। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा वो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वेदर नहीं है। जी जी। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म चेंजेस को कहते हैं। जी जी। जो ज़मीन पर हज़ारों सालों बाद तब्दील होती हैं। जी। हमारा इस वक्त जो क्लाइमेट चल रहा है, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का दौर। जी जी। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के दौर के अंदर ये जो चल रहा है 12,000 साल से लेकर आगे 50,000 साल तक का जो दौरानी है साइंटिस्ट के बकौल, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का दौर है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास तवाज़ुन रखा हुआ था। वो तवाज़ुन जो है इंसानी हरकत की वजह से बिगड़ गए। ज़रा ये फरमाइए कि आपने अपनी रिसर्च में इस चीज़ का जिक्र किया था कि लाइट जो है वो ब्लैक होल के पास से गुजरती हुई अपना पाथ चेंज करती है। बिल्कुल। तो इस जो ये आपने हाईलाइट की है चीज़, इसका आपकी रिसर्च से क्या ताल्लुक़ है? जी, बड़ा अच्छा अहम सवाल किया आपने कि लाइट जो है उस फिज़िक्स, आप खुद माशाल्लाह फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, कि स्ट्रेट ट्रैवल करती है। जी जी। तो ब्लैक होल के पास उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि उसको भी वो अब्जॉर्व करने लग जाती है, सक करती है। ये असल में पस मंज़र था यूनिफॉर्मिटेरियनिज़म और कैटास्ट्रोफिज़म के पस मंज़र में। यानी साइंटिस्ट जो हैं वो जब बयान करते हैं दुनिया के अंदर तब्दीलियों को, तो दो फ़लसफ़े सामने आते हैं। एक है कैटास्ट्रोफिज़म का, कि दुनिया जो है वो अब्रप्ट चेंजिंग, यकदम तब्दीली आती है और माफ़ौक़ुल फ़ितरत हस्ती उस पर असरअंदाज होती है और मौसम बदल जाते हैं और ज़मीन की नई तश्कील होती है, जैसे तूफ़ान नूह है या डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन का। जी जी। दूसरे जो 99% साइंटिस्ट हैं दुनिया के, वो ये कहते हैं नहीं, यूनिफॉर्मिटेरियनिज़म है। उसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स के कवानीन हतमी हैं, तबीयात के कवानीन हतमी हैं, उनमें तब्दीली नहीं आती। जो आज है, आज से करोड़ों साल पहले भी था और बाद में भी होगा। जी जी। अब इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, उसकी अप्रोच क्या है? यूनिफॉर्मिटेरियनिज़म ये बयान करना ज़रूरी है। वो कहते हैं इसके पीछे कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत हस्ती नहीं है। वैसे बीइंग अ मुस्लिम हमें सूट तो करता है कैटास्ट्रोफिज़म, लेकिन हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कोई ग्लिचेस हमें भी नज़र नहीं आती। चीज़ें फिज़िक्स के कवानीन के मुताबिक चल रही हैं जी। जो हरकत के कानून हैं, जो हरारत के और जो ग्रेविटी के, जो लाइट के, वो हमें अटल नज़र आते हैं। ये मैंने बयान किया था इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। और इस्लाम बताता है, जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, बाइबल का मुताला करते हैं, अहादीस का, तो पता चलता है कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज़म तो है ही, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला कैटास्ट्रोफिज़म भी करता है। और वो अंबिया अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो उस वक्त में कैटास्ट्रोफिज़म मौजूद होता है, जिसको हम मौजिज़ात से ताबीर करते हैं। अब जब दुनिया जो है वो एक ख़ास पैराए में आगे बढ़ रही है और हम पर अहले मज़हब पर यह एतराज़ भी किया जाता है कि भाई आपके फ़लसफ़े के अंदर, इल्म कलाम के अंदर तो बड़े लूप होल्स हैं, बड़ी गलतियां हैं, तो हम उनको बतौर दलील कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल पर फ़लसफ़ा में लूप होल्स होते हैं। ये असल में साइंस और मज़हब के मुकदमा को बयान करना है। जो मिसाल दी मैंने, इसके अंदर ये बताना मकसूद है कि जिस तरीके से मज़हब के हवाले से कहा जाता है कि इल्लत व मालूल का रिश्ता है, यानी इस कायनात का कोई खालिक भी है, रीजनिंग के ऊपर बात रीजनिंग के ऊपर, तो इल्लत व मालूल का रिश्ता है, तो हम कहते हैं कि भाई
इस देखें, कायनात को देखें, जिस तरह ये डेस्क हमारे सामने पड़ा है, ये देख कर पता चलता है इसको कोई बनाने वाला इंसान है। तो ऐसे जब हम सितारों को देखते हैं, कहकशाओं को देखते हैं, तो इससे भी पता चलता है इसका कोई बनाने वाला है। तो जब हम इस हवाले से बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि भी बताओ जो इसका बनाने वाला है उसका बनाने वाला कौन है। तो हम उन्हें कहते हैं कि पहले उस तक पहुँच जाएं, फिर उससे पूछ भी लेंगे कि उसका बनाने वाला कौन है, लेकिन ये तो मानो, तुम तो ये भी नहीं मान रहे कि उसका कोई बनाने वाला है। तो इस पस मंज़र में मैंने बात की कि साइंस के अंदर भी लूप होल्स हैं। जी। जब फिजिक्स के कवानीन बताए जाते हैं कि अटल हैं, तो वहाँ वो कानून जो बताया गया है वो वहाँ टूट रहा है, उसे नहीं टूटना चाहिए, जिससे पता चलता है कैटास्ट्रोफिज्म अभी भी हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस में भी समझ से बाहर हैं। जी, ये बड़ी खूबसूरत बात की है शाह साहब ने। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसमें ये बात वाज़े तौर पे बताई गई है कि द सर्टन वी आर अबाउट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द अनसर्टन इट्स मोमेंटम विल बी। जितना हमें उसकी पोजीशन का यकीन होगा उतनी ही गैर यकीनी बात हमें उसके मोमेंटम के बारे में माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब पोजीशन होगी तब हम मूवमेंट को निगलेक्ट करेंगे। अबाउट इलेक्ट्रॉन ये लॉ है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो उसमें भी अगर इस बात को मानना है तो इसी बेस पर आपने जो ये बात की है इसको मानना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा मुझे फरमाइए कि शरीयत और साइंस, आपने ये रिसर्च में बताया कि शरीयत जो है ये चीज़ों के यकीनी इल्म के ऊपर चल रही है और साइंस जो है वो जो चीज़ बताती है वो कुछ हद तक डाउटफुल होता है। शरीयत एक यकीन का नाम और साइंस एक शक का नाम है। आप अपनी रिसर्च में ये बात मैं कर रहे थे, इसको ज़रा काइंडली हमारे मज़ीद एलैबोरेट कर देता हूँ। जी, एलैबोरेट कीजिए ज़रा काइंडली। अच्छा, इसमें बेसिक जो है ईमान जिसको आप शरीयत से भी ताबीर कर रहे हैं, उसकी बुनियाद यकीन है। आप देखें, अल्लाह को आप ना देख सकते हैं, ना उसको चख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं हवासे खमसा ज़ाहिरा से। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? ईमान बिल गैब इसी का नाम है, यानी हम गैब में रहकर अल्लाह को मानते हैं। यही ईमान है और यही यकीन है। और इसको जब मैं कहता हूँ कि शरीयत जो है या दीन जो है उसकी बुनियाद यकीन है, तो वो यही है। हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक दलील नहीं है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह मैंने देखा हो, अल्लाह को देखा हो, आसमानी किताब को इस तरीके से आसमान से उतरते हुए देखा हो। इस तमाम चीज़ें यकीन पर हैं। हजूर सल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैंने यकीन कर लिया। मेरे पास कोई सबूत है? ऐसा सबूत जो साइंटिफिक सबूत हो, नहीं है। तो मज़हब यकीन पर है। साइंस जो है उसकी तरक्की किस चीज़ पर है? ससेप्टिबिलिटी पर, शक पर। जो जितना शक्की मिजाज होगा, जो जितना तजस्सुस करेगा, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, फिर वो रिजल्ट्स पे पहुंचेगा। तो ये मज़हब जो है उसकी बुनियाद यकीन है। साइंस जो है उसकी तरक्की अगर हासिल करनी है तो आपको शक्की होना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया के अंदर सफ़र करना होगा। जी, ये माशाल्लाह आपने बड़ी इस हवाले से अच्छी बात की। लेकिन आप मुझे ज़रा इस हवाले से बताइए कि आपने अपनी रिसर्च में इस चीज़ का ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन ये एक जो बात कही जाती है कि जब दुनिया में ताकत के तवाज़न को, या कुछ लोगों ने दुनिया का नंबरदार चौधरी बनने के लिए अपने आप को एटॉमिक पावर साबित करने के लिए एटमी धमाके किए, और ये कहा जाता है, पहले आपको पता है कि स्पेस में किए, जिससे स्पेस में इशू आए, उस फिर पानी में किए, सी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर अब अंडरग्राउंड किए, उसके बारे में ये भी कहा जाता है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट वालों को लोग कहते हैं कि जो 1998 में किए गए, उसके नतीजे में 2005 में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया, जिससे ये राजस्थान और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके डिस्टर्ब हो गए और बहुत सारे लोग, इवन कई डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो मलिया मेट हो गए। इस हवाले से ज़रा आप बताएं कि ये जो इतनी बड़ी तबाही आई, क्या ये वो उन एटमी धमाकों के नतीजे में थी या ये एक कुदरती अमल था? आपकी रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है? अच्छा, ये जो बॉम्ब्स हैं, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, इसका इस हवाले से तो असरअंदाज होते हैं, जिस तरह कि आपने अभी फरमाया कि मरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। हम तो रेडियो एक्टिविटी भी है ना उसमें, बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बहुत बेहतर हैं अहले मगरब से, जिन्होंने पहाड़ के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, चागे की पहाड़ियों में।
लेकिन आप देखें कि ये लफ्ज़ सुना होगा बिकिनी आपने, ये बिकिनी आइलैंड जो है, यहाँ अमेरिका ने थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वहाँ एक्सपेरिमेंट किए खुले आइलैंड पर, और वहाँ की मरीन लाइफ शदीद डिस्टर्ब हुई और वहाँ का पानी रेडियो एक्टिव हो गया, जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे। और इसी तरीके से जापानीज़ वेसल्स वहाँ से गुजर रही थी और वहाँ वो रेडिएशन की वजह से कई जापानीज़ हलाक हुए। और अभी जापान तो डायरेक्टली अल्लाह उस पर रहम करे कि वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था और उसके नतीजे में आपने देखा कि उनकी कितनी तबाही हुई। ऐसा ही बेसिकली वो भी स्टिल अभी उस पर रेडियो एक्टिविटी का नेगेटिव इफेक्ट है। तो इसको ज़रा क्लाइमेट से की चेंज से बिल्कुल ही पोल्यूशन है। यानी क्लाइमेट चेंज जो है, या तो हम कहें ग्लोबल वार्मिंग, एक सादा लफ्ज़ होगा जी, दुनिया में गर्मी आ रही है इंसानी हरकतों की वजह से। मिसाल के तौर पर धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, इस धुएं के नतीजे के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट जो वर्ड है इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग भी आता है और इंसान की वो तमाम हरकतें आती हैं जो लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो पोल्यूशन को फैला रही हैं। वो चाहे सीमेंट पोल्यूशन हो, प्लास्टिक पोल्यूशन हो, वो सिंथेटिक केमिकल पोल्यूशन हो, मटीरियल, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक मटीरियल, अल्लामा इकबाल सिस्टमैटिक मटीरियलिज्म से ताबीर करते हैं। हम उस तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर वो जिसे क्या थर्मोन्यूक्लियर फॉल आउट भी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी बढ़ती है और इंसान जो है किसी वो इस तरह गुजर जाती है कि कैंसर के असबाब पैदा हो जाते हैं। तो ये पोल्यूशन है, ये इंसानी हरकत हैं। और इसको मैंने ऊपर जाके फ़लसफियाना सतह पर एड्रेस किया कि ये क्यों तब्दीली आई। जो हम कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि इंसान खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, वो यही तो है। यानी हम एक बॉटल नेक के करीब हैं। आपने प्रेडिक्शन का भी लफ्ज़ कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक बॉटल नेक, जिस तरह आप कभी आप जाए ना कश्ती पर सफ़र कर रहे हैं और कोई फॉल आने वाली हो, कोई बहुत बड़ी पानी की जो है फॉल आने वाला, आबशार आने वाली हो, तो कश्ती की रफ्तार बढ़ जाती है। तो दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि हम एक बॉटल नेक पर पहुंच गए हैं। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कानून के मुताबिक जो है ना, अब कुछ होने वाला है, मेरी वैसी प्रेडिक्शन है जी। ये शाह साहब ने बेसिकली बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है? जैसा कि एक शायर ने जी इस हवाले से क्या खूबसूरत बात की कि कुचला हुआ जज्बा शिद्दत से नौखेज़ क़यामत होता है, तूफ़ान से पहले सन्नाटा ख़तरे की अलामत होता है। तो शाह साहब उस ख़तरे के बारे में आगाह कर रहे हैं। अब जी हमारे जो कॉमन नाज़रीन हैं, ये तो असबाब आपने बता दिए ना। अब मौजूदा दौर में आप इसका क्या हल पेश करेंगे उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इसके ऊपर, उनको आप अपनी रिसर्च के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के तौर पर क्या मैसेज देंगे कि वो कौन, अब कोशिश तो वो कर रहे हैं, अब उनको नज़र आना शुरू हो गया कि काफ़ी तेज़ी से ये चेंजेस आ रही, क्या आप मैसेज उनको देंगे कि अब वो आप किस तरह से इसको कंट्रोल करें ताकि ये हमारा घर जो ज़मीन है ये बच जाए? ये जी आपने जो सवाल 1 मिनट का किया है, इस पर हज़ारों किताबें इसके जवाब में मौजूद हैं। बहुत वसी जवाब इसका जो है मैं मुख्तसर करता हूँ। इंडिविजुअल सतह पर हम तो जिसे कह सकते हैं हमारी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, हमारा वो लेविश लाइफस्टाइल नहीं है। आप यूरोप का देखें, अमेरिका का देखें, हमने वो इमारत देखी ही नहीं जो वहाँ इस वक्त मौजूद है। 200 सदियों तक उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को जिस तरह इस्तेमाल किया, इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया है, उनके लंडे के कपड़े हम अब तक पहनते हैं। तो आप ये देखें कि हमारी सतह पर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है। हम क्या किसी के रेडी वाले को कहेंगे, दुकान वाले को कहेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट्स कम करे। कार्बन फुटप्रिंट्स तो वही कम करे जिनका लेविश लाइफस्टाइल है। तो इंडिविजुअल सतह पर हम तो उस दर्जे में नहीं, बल्कि हम तो इस लिहाज से भी मजलूम हैं कि हमारी कौमी सतह पर कार्बन फुटप्रिंट्स 1 भी नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है। दुनिया के अंदर हमारी जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन की वो 0 पॉइंट समथिंग है। लेकिन जो हम पर अजाब आ रहे हैं वो लेविश लाइफस्टाइल जो यूरोपियन कंट्रीज़ का है, अमेरिका, ग्लोबल नॉर्थ हम कहते हैं उसे, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके लेविश लाइफस्टाइल की वजह से हम जैसे ममालिक अब वो क्यों हो रहे हैं, वो असल में जियोग्राफिकली बैड लक कह लें। हम उस खित्ता अर्ज़ पर मौजूद हैं, हम जैसे ममालिक और अफ्रीका कुछ ममालिक, जहाँ दूसरों की अय्याशियों का नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। आप देखें हमारे यहाँ सैलाब आए और $30 अरब का बताया गया नुकसान हुआ। और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये दुनिया कहती बहुत कुछ है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात, क्लाइमेट रेपरेशन की बात, ये बाकायदा इस्तिलाह है
यूएनओ के अंदर कोप की जो मीटिंग्स होती हैं, जब कोप 29 हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे आज़रबाईजान, उन्होंने भी यही बात की कि आपकी अय्याशियों के नतीजे में हम भुगत रहे हैं, तो हमें जस्टिस फराहम करें। तो अब जस्टिस वो आपको नहीं देंगे, वो सिर्फ बात करेंगे। यानी कहा उन्होंने कि $30 अरब का नुकसान हुआ है, हमारे जो पिछले 2 साल पहले सैलाब आए, सिंध पूरा डूब गया, लेकिन आए कितने, 1-1.5 अरब। वो सिर्फ बात करेंगे और आपके नौजवानों को इस तरफ माइल करेंगे कि भाई ये आपके सियासतदान खा जाते हैं, ये चीज़ें कर देते हैं। हकीकत में वो बड़ी गेम कर रहे हैं जो मख्फी है आम लोगों से। तो ये है एक नाइंसाफ़ी की बात कि वो अभी तक, मैं अपनी रिसर्च में ये मैंने बयान किया कि 1965 से यूएसए गवर्नमेंट ने बाकायदा एक इशू कर दिया था पेपर कि अब हम उस जगह चले गए कि जहाँ दुनिया तब्दील हो रही क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, लेकिन उसके बाद से कोई खातरे का काम नहीं हुआ। अभी तक एमिशन वैसे ही जा रही हैं, एक्सट्रैक्शन हो रही है, फ्रैक्शन हो रही है, गैस, ऑयल, कोल, उसका इस्तेमाल बेदरेग हो रहा है। तो हम एक जिसे कह सकते हैं प्रीडिकमेंट कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं ना, जाए रफ्तार न पाए मानदन करिए की। हम इसमें मतलब बिल्कुल बेबस हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम अपने मैक्सिमम कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें। इसके लिए मैं अरबी का लफ्ज़ अलकना, वैसे सूट तो नहीं करता जिस हाल में हम गुर्बत और अफलास में हम पाकिस्तानी या गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। कनात का लफ्ज़ असल में उनको सूट करता है जो 200 सदियों तक अपनी बुनियादी मुआशी बुनियादें मजबूत कर चुके हैं। हम जिस हाल में हैं जब से पाकिस्तान बना है या डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हत्तल वसा अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें। मिनिमलिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी सादगी की ज़िंदगी गुजारें, ऑस्टेरिटी हो, कनात हो। कनात का मतलब ये है कि आपके पास जो है उस पर राज़ी रहें, खुश रहें, ये चीज़ है। और जो हमारे लेविश लाइफस्टाइल करने वाले जो हमारे एलीट हैं, उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर मिनिमलिज्म लेकर आएँ, कनात लेकर आएँ। बहुत बड़ा घर है, छोटा ले लें, बड़ी कार है, छोटी कार ले लें, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें। और यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली ये कर रही है कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कहा है कि वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेज करें, ताकि ये जो स्मोग है, अभी आपने देखा होगा कि स्मोक की वजह से जो है बिफोर द टाइम विंटर ब्रेक भी करना पड़ जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। उसके लिए ये एक गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप इस हवाले से एज ए PhD रिसर्च स्कॉलर क्या कहते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आ जाती है, बहुत अच्छा है। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे बिल्कुल ये एलिटिज़म जो है उसकी भी निगेशन होगी और मसावात जो है उसको प्रचार हासिल होगा। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। लोग देखें, बच्चों को गाड़ियों पर एक बच्चे के लिए एक अलग गाड़ी जा रही है। अगर आप उस तबके को देखें, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाजिमी कर दिया जाएगा तो रश से भी बचेंगे, पोल्यूशन से भी हम बचेंगे और बहुत सारी चीज़ों में आसानी पैदा होगी। जी, अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि दुनिया जिस तेज़ी से ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और दीगर जो ये अपना स्पेसिफिक इस पे लगा रहे हैं बजट, तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे या ये महज जैसा कि आपने अभी पहले बताया कि $30 अरब का कहा और $1-1.5 अरब देकर ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इस तरह करके, तो इस हवाले से आप ज़रा, क्या ये कामयाब हो जाएंगे या बहरहाल दुनिया अपने एंड की तरफ जा रही? नहीं, एंड तो नहीं है, अभी तो बड़ा लंबा सफ़र है। लेकिन ये है कि इख्तलाफात अवाम में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिका को देखें तो वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी डाइवर्स है। इस वाले से जो रिपब्लिकन हैं वो डिनाइलिज़म की तरफ हैं, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज हॉक्स है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है एमी मजाक है, कोई हकीकत नहीं इसकी। जो उनके मुकाबले में डेमोक्रेट्स हैं वो इसको एक हकीकत समझते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। वो जब कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी मशहूर 2016 में, 2016 में, जिसको पेरिस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर वो ट्रंप जो है उसने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन जिस तरह ही बाइडन आया वो दोबारा उसमें शामिल हो गया। तो उनके यहाँ अवाम में ये डिफरेंस मौजूद है। लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊँ, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, वो पिछले कई सालों से इस पर भरपूर काम कर रही है। उनको पता है कि ये एक संजीदा मौजू है, उसको उस लेवल के वेपनरी तैयार हो रही है, उस लेवल की ट्रांसपोर्ट तैयार हो रही है, उस लेवल के ब्रिजेस और कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार हो रहा है जो मुस्तकबिल के अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर अडेप्टेबल होंगे। तो ये आपको दूसरी रिसर्च बयान कर रहा हूँ कि वहाँ
दुनिया की जितनी भी यूरोप की और अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो इस पे काम कर रही हैं। वो काम कर अवाम के अंदर ये सियासतदान करते रहते हैं। कोई कह रहा है कि नहीं ये हॉक्स है, कोई कह रहा है नहीं संजीदा है, वो चलती रहती है। जैसे हमारे यहाँ स्मोक के बारे में और इससे पहले कोविड-19 में जो बातें सुनने में आई, कुछ लोग अभी तक ये कहते हैं जो रूरल एरियाज़ में या दीगर हमारे लोगों में भी कि ये जस्ट एक था, तो वो भी कोई इसी का हिस्सा था कोविड-19? कोविड-19 इसके बारे में थ्योरीज हैं। वुहान से ये कहते हैं वायरस जो है पेंगुइन से, जो बैट्स हैं वो पेंगुइन तक पहुंचा, पेंगुइन से फिर इंसान ने उसको खाया तो वो वायरस उस तक मुंतकिल हुआ म्यूटेट होकर। तो ये थ्योरी तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल कंस्पिरेसी थ्योरी उनका एक अलग दुनिया है जो ये बयान करते हैं कि क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा कोई ख़तरा हो सकता है लाइक कोविड-19 किसी और शक्ल में? दुनिया बताती तो है कि भी बड़े बड़े ख़तरात, उनमें क्लाइमेट चेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से, इस तरीके से एटॉमिक थर्मोन्यूक्लियर वॉर है। ये बड़े बड़े डिज़ास्टर जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि ये ख़तरे का सबब बन सकते हैं। जी, अब इस वक्त आप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, हम आम तौर पे हर जगह पे ये सुन रहे हैं कि जनाब आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है इससे सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। इज़ इट ट्रू? और अगर ये हुआ है तो उसकी क्या वजह है कि सारी दुनिया को छोड़कर वो जो भी आफत मुसीबत आती है हमारे ऊपर, वो जैसे कहा था सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो पाकिस्तान के हवाले से ज़रा बताएं ना, हमारे नाजरीन इस बारे में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि ये कैसे, हम हर वक्त कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इससे इफ़ेक्ट हुआ है। इज़ इट ट्रू? अगर है हुआ है तो क्यों? जो चंद बड़ी कंट्रीज़ हैं उनमें एक पाकिस्तान भी है। असल में ओवरऑल पूरी दुनिया हो रही है। जो मैग्नीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक मैग्नीट्यूड, दोनों ही चीज़ों में इजाफा हो रहा है मौसमियाती एतबार से। तो दूसरे ममालिक में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश और ये जो अफ्रीका के इलाके हैं ये ज़्यादा है, चूँकि वल्नरेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें आपका घर जो है वो कंक्रीट का महल नुमा है, मेरा घर जो है वो ईंटों का बना हुआ है, तीसरे घर वो झोंपड़ी है, तो जो जितना वल्नरेबल होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट भी होगा ना। जो रिच नेशन है, फ़र्ज़ करें बाहर तूफ़ान आया और आप कंक्रीट की दीवारों के अंदर एसी चलाकर, बाहर अगर सर्दी है तो आप एसी चलाया हुआ है, हीटर चलाया हुआ है, गर्मी है तो एसी चलाया हुआ है, तो वल्नरेबिलिटी के लेवल्स होते हैं, रिस्क के लेवल्स होते हैं। हमारे यहाँ रिस्क ज़्यादा है, यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, अफलास ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, जहाँ अफलास ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, तो वहाँ एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा, वहाँ वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नहीं, आपका ख्याल ये है कि जैसे अभी फ्लड है, यानी अगर ये इसको मैनेज किया जाता जैसा कि कालाबाग डैम या इस टाइप की चीज़ों से, तो हम इन कुदरती आफात का मुकाबला कर सकते थे? ये कुदरती आफात नेचुरली जो हैं वो उनका इम्पैक्ट जिसे कह सकते हैं जियोग्राफिकली बैड लोकेशन आप कह लें, बैड लक कह लें, यहाँ हो रहा है। हमारी कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं है, कंट्रीब्यूशन ना होने के बावजूद हम सह रहे हैं। इसके लिए क्लाइमेट जस्टिस होता है, क्लाइमेट रेपरेशन होती है, वादे हुए हुए हैं कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। मिसाल तो बोरिस जॉनसन का बयान बड़ा मशहूर है, वो उसने खुद कहा, ये मेरे अल्फाज नहीं, वो खुद कहता है कि हम जो ग्लोबल नॉर्थ में रहने वाली कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अय्याशी कर ली है 2 सदियों में, और हमारी अय्याशी के नतीजे में जो ग्लोबल साउथ है वो सह रहा है। तो हमें उनको कंपनसेट करने की ज़रूरत है और ये उनका हक़ है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, और हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छे ब्रिजेस बना के, अच्छे बंद बना के, अच्छे डैम बना के उनको मैनेज किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, हम कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, और इससे डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन इकराम, ये जो शाह साहब ने अभी पॉइंट बताया है ये बेसिकली आपका आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। अदरवाइज़ अगर हम अपनी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके तो सोचें कि वो किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे। और अब इस हवाला से थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए काइंडली कि ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है इससे जो जेनेटिक्स है नेक्स्ट हमारी जनरेशन के लिए, एक तो जेनेटिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे इस पे कुछ, और हमारे ओवरऑल ये मतलब प्लांट्स पे, एनिमल्स पे ये, और दूसरा इंसानी नस्ल की बका के लिए क्या करना पड़ेगा ताकि इसको भी एड्रेस किया जा सके।
वही तवाज़ुन लेकर आना पड़ेगा जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है वस्समा अराफ़अहा ववदा अल मीज़ान, अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और उसमें मीज़ान रख दिया। ये मीज़ान क्या है? ये अदल व तवाज़ुन है, ये बैलेंस है। इंसान जब बैलेंस से तजावुज़ करता है तो ये मामला ख़राब होते हैं। दीन अम्बिया अलैहिस्सलाम की शरीयतें ये तवाज़ुन को पसंद करती हैं। इंसान जो है वो हरीस हो गया, लालची हो गया है, वो चाह रहा है कि मैं और खाऊं और एक्सट्रैक्ट करूं और फ्रैक्शन करूं, मैं अपनी मादी लिहाज से इतना पावरफुल हो जाऊं कि मुझे किसी की ज़रूरत ना हो। आप देखें कि ये दुनिया जो बदली है वो सोच क्या है पीछे? फ्रीडम की, आज़ादी की, लिबरलिज़म की, इनलाइटनमेंट की। ये सोच बताती है कि मैं आज़ाद हूँ। इस्लाम कहता है कि नहीं, मैं ग़ुलाम हूँ अल्लाह का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरे बंदे बन कर रहे हैं। तो ये बंदगी, ग़ुलामी, ये हमारी बुनियादी सोच और कदर है। मगरब की यहाँ चीज़ नहीं है, वहाँ फ्रीडम है, लिबरलिज़म है, इनलाइटनमेंट है। वहाँ यह है कि मैं आज़ाद हूँ और मुझे खुदा से भी आज़ादी है, यहाँ तक कि मैं अपने माहौल से भी आज़ाद हूँ, इन्वायरमेंट से भी आज़ाद हूँ। ये जो आप पोल्यूशन देख रहे हैं, केमिकल पोल्यूशन है, सिंथेटिक केमिकल पोल्यूशन, मटीरियलिज़म, ये तमाम चीज़ें, इस तरीके से थर्मोन्यूक्लियर फॉल आउट जिसका आपने भी जिक्र किया, ये सारी पोल्यूशंस की सूरतें हैं। इसके नतीजे के अंदर ये क्यों पैदा हुई? वही सोच कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है। जी। तो ये सोच जो है उसके नतीजे के अंदर ये दुनिया बिल्कुल बदल गई है। तो हमें उस सोच की तरफ जाना पड़ेगा जो अम्बिया की सोच है, और वो क्या कहती है कि वही से रहनुमाई लो, और वही कहती है कि एतदाल के साथ रहो, फितरत के करीब रहो, अपने आप को हिरस और लालच का शिकार ना बनाओ, जितना है उस पर कनात करो, और अपने आप को खुदा ना समझो। तुम यहाँ मुख्तर वक्त के लिए हो, तुम्हें अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे। माशाल्लाह, एक तो आपने जो एतदाल की बात की, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जैसा कि सरकार ने फरमाया कि वो जिसने एतदाल का रास्ता अख्तियार किया वो तबाह हाल नहीं होगा, वो बेहतरीन रास्ते पे चलेगा, मफहूम है। जी नाज़रीन, ये सिलसिला तो इंशाल्लाह जारी रहेगा। माशाल्लाह जो शाह साहब की रिसर्च है, मैं तो ये मैसेज पहुंचाऊंगा रिस्पॉन्सिबल लोगों को कि इससे फ़ायदा उठाएं, और इससे फ़ायदा उठाएं इस सेंस में कि जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, वो इनकी फाइंडिंग्स जो है उसको बेस बनाकर क्लाइमेट चेंज के लिए, जो इस तेज़ी से आने वाली तब्दीली है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाएं, ताकि ये हमारी ज़मीन जो है, ये हमारा घर, इससे महफूज रह सके। शाह साहब से एंड पे मैं गुजारिश करूँगा कि एक कंप्रीहेंसिव मैसेज रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस के नाम ज़रा काइंडली पहुँचा दीजिए। हो सकता है हमारी बात उन तक पहुँचे और वो इस हवाले से कोई मुस्बत कदम उठा सके। जी, इस हवाले से जो मुस्लिम दुनिया है उसको इंगेज करना होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, इस पस मंज़र में कि वो खुदा को भूल चुके हैं जी, और रियासी सतह पर जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन बने, ऐसे इदारे बने जो खुदा की मार्फत वहाँ तक पहुँचाएँ। क्योंकि जो एपिस्टेमोलॉजी, जो थियोलॉजी उन्होंने इख्तियार कर ली है, उसके नतीजे के अंदर ये होना ही था। इस वक्त जो पूरी दुनिया हमारे सामने बदली हुई है, यकीनन सहूलतें भी आई हैं। ये देखेंगे कैसी सहूलत है कि हम बैठे हुए हैं और हमारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। साइंस ने हमें बहुत सारी सहूलियात से बहरावर की है, लेकिन अपने पाँव पर इंसान ने कुल्हाड़ी भी मारी है। तो उसका हल ये है कि जिन चीज़ों में इफ़रात हो गया है, ज़्यादती हो गई है, वहाँ से पीछे हटा जाए। और वो बेहतरीन हमारे लिए मीनार वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की शरीयतें हैं, और जो आखिरी और हतमी शरीयत वो शरीयत मुहम्मदिया है। उसके पस मंज़र के अंदर पैगाम हक़ लेके चलें, उनको इत्तदाल की तरफ लाएँ, तवाज़ुन की तरफ लाएँ। जहाँ तक अमली इक़दामात के हवाले से हैं तो एकेडमिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि क्लाइमेट जस्टिस जो है उसको मक़ासद शरिया के पस मंज़र के अंदर वो यकीनी बनाया जा सकता है, और तकाज़ा किया जाए उनसे, दुनिया से, कि आप ही की अय्याशियों के नतीजे के अंदर हम जैसे ममालिक, मुस्लिम ममालिक या गरीब ममालिक, वो मुतासर हो रहे हैं। क्लाइमेट जस्टिस की बात की जाए। इसी तरीके से एक इदारा बनना चाहिए जिसके अंदर UN जो है वो कफ़ालत के मनसब पर फायज़ हो, कफ़ील के मनसब पर, और जो मकफूल लहू हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो असल में उन्हीं का हक़ लिया जा रहा है ना।
उनके लिए हक मुहैया की जाए, उनके लिए कफ़ालत की जाए। किन से लेकर? जो कार्बन पोल्यूटर कंट्रीज़ हैं जी, उनसे लिया जाए। क्या चीज़ लिए जाए? कंपनसेशन, वो माल की सूरत में, रिसोर्सेज की सूरत में, लाइफ्स की सूरत में, ऑर्गन डैमेज की सूरत में। तो ये सजेशन है इस्लामी मकासद शरिया के पस मंज़र में हम ये प्रोग्राम मुतारफ़ करवा सकते हैं यूएनओ के अंदर, और इसके अंदर हमारे इस्लामी जो कवानीन हैं असूल की हद तक वो भी पूरे होते नज़र आएंगे। जहाँ तक इनफरादी तौर पर ताल्लुक़ है वो ये है कि जितना हो सकता है अपने आप को मिनिमलिज़म की तरफ लेके जाएं। ये जो प्लांटेशन वगैरह है इस हवाले से भी मैसेज दे देंगे, जो मिलियन ट्रीज़ और मौजूदा गवर्नमेंट 1 स्टूडेंट 1 पर्सन 1 ट्री लेके चल रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये अपने मैसेज में इसको भी ज़रा काइंडली एड्रेस कर। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये सेकेंडरी हैं। दरख्त लगाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा किस तरह हो सकता है कि एक तरफ से आप खून भी जारी कर रहे हैं फिर वहाँ से पट्टी भी लगा रहे हैं। तो आपको पहले खून बंद करना है जी। आप बहुत प्यारी बात की आपने। फुटप्रिंट्स जो हैं वो आप कम से कम करें। आप जो हैं आए रोज़ या तो चले जाते हैं सैर सपाटे के लिए, सेहत के, अब एक बंदा सैर के लिए भी जाता है महीने बाद या 2 महीने बाद या 5 महीने बाद, यूरोप जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहा है। इसी तरीके से उम्रा के लिए भी ज़ायरीन जाते हैं, साल में कई दफ़ा जाते हैं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, कम से कम करें, ज़िंदगी के अंदर सादगी लेकर आएँ। एरोसोल्स जो हैं वो फिर कम से कम इफ़ेक्ट होंगी, हमारा जो एयर क्वालिटी है वो कम से कम इफ़ेक्ट होगी, हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो सादा होना चाहिए। तो इस्लाम जो है वो फितरत का दीन है। जब आप फितरत से हटते हैं और सिस्टमेटिक मटीरियलिज़म की तरफ आते हैं तो ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमें तवाज़ुन से चलना है, ऐसा भी नहीं कि हम साइंस को छोड़ दें और उसकी सहूलियात से फ़ायदा ना उठाएँ। हमें वो भी लेकर चलना है, इनोवेशन लेकर आनी है। इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट साइंस के अंदर। हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इनोवेटिव दिमाग ना हो, ऐसी मशीन्स, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ना हम लेकर आएँ मुआशरे के अंदर जो हमें क्लाइमेट चेंज नबरदाज़मा होने के लिए ज़रूरी है। तो उससे नबरदाज़मा होने के लिए हमें इनोवेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज एंड इंगेजमेंट वो आलमी लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत बड़े सरमाया जहाँ मौजूद है वो इंगेज हो सके, मुतवाज़न तरीके से चल सके, एक ही जगह इकट्ठा ना रह सके, जिसको हम इर्तकाज़ दौलत कहते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आएंगे, फिर तब्दीली आएगी, इर्तफ़ाक़ात। जिस तरह इमाम शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि इंसान से फिर ख़ानदान है, फिर मोहल्ला है, फिर शहर है, फिर मुल्क है, फिर बैनुल-अक़वामी सतह है, फिर इनफरादी से इज्तिमाई ज़िंदगी की। हाँ, फिर हम ऐसा ट्रांसफॉर्म होंगे अपने अंदर मुस्बत और अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों के मुताबिक तब्दीलियाँ जब लेकर आएंगे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी जो है बात की। और बात असल में ये है कि ये जो ओवरऑल नुक्ता आपके रिसर्च का था कि इंसान खुदा से आज़ाद होने की कोशिश जो कर रहा है, ये इससे बड़ी महंगी पड़ेगी इंसानों के लिए। बेसिकली अगर मैं समराइज़ करूँ एंड पर, तो यही पैगाम है कि जी जानवर पैदा हुए हैं तेरी वफ़ा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब बने हैं तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सुभान नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह ये इस नौजवान रिसर्च स्कॉलर की रिसर्च और मज़ीद फाइंडिंग्स भी आप तक पहुँचती रहेंगी। जामिया अफ़रीदिया साहिवाल के इस चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि रिसर्च जो है ये इसको आपने किस तरह से लिया है, या फर्दर आपके कोई क्वेश्चंस हों इस हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से और पाकिस्तान इससे मैक्सिमम जो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह फिर शाह साहब को हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम फिर इनको तकलीफ़ देंगे। तो हमसे जुड़े रहिए इंशाअल्लाह ताला। इल्म व हिकमत का ये रास्ता जिस पे शाह साहब चल रही हैं वो इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए खुला रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।